हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसके अंदर एक यूनिट आती है 4th यूनिट जो कि अपनी लास्ट यूनिट है, लेकिन इसके 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है अपना जो हीगल से संबंधित है और सेकेंड जो अपना कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो इसकी जो फर्स्ट चैप्टर की बात की थी मैंने हीगल का जो जीवन परिचय था फर्स्ट पार्ट वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और बाकी इससे पहले की जो यूनिट्स है यूनिट फर्स्ट से लेकर 3rd तक की वो 4th यूनिट का अपना फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन है अपना हीगल का, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हीगल का हमने जीवन परिचय पढ़ा था, मतलब कि यही अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है 4th यूनिट का, उसके अंदर हम हीगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हीगल का आदर्शवाद जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और यही अपना टॉपिक होगा हीगल का आदर्शवाद। ठीक है, तो हीगल के आदर्शवाद के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल को आदर्शवाद का एक प्रमुख चिंतक माना जाता है। ठीक है, आदर्शवाद का एक मतलब चिंतक, मतलब इसके बारे में सोच विचार करने वाला एक व्यक्ति था जो था हीगल। तो उनको आदर्शवाद का एक प्रमुख चिंतक मतलब एक बढ़िया चिंतक माना जाता है। इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा था आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद के अनुसार इस संसार की सभी वस्तुओं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। विचार तत्व में विकास की क्षमता और प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, विचार क्या करता है? तत्वों में विकास की क्षमता और क्या करता है? प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की सोच पाई जाती है और वह इतिहास की लक्ष्य यात्रा मतलब इतिहास का जो भी लक्ष्य होता है यात्रा पूर्ण करके परम लक्ष्य तक पहुंचता है। हीगल ने कई मान्यताओं को आगे बढ़ाया तो कई मान्यताओं को ठुकराया भी है। ठीक है, जो उनको सही लगता है वो आगे बढ़ा देते हैं, मतलब उनको लेके चलते हैं साथ में, और जो मान्यता सही नहीं लगती उसको ठुकरा भी देते हैं, उसको पीछे ही छोड़ देते हैं। हीगल ने उदारवादी परंपराओं को अस्वीकार कर दिया, मतलब इसको ठुकरा दिया। ठीक है, उदारवादी जो परंपराएं थी उनको ठुकरा दिया। उदारवादी विचारधारा केवल व्यक्ति को लेकर ही आगे बढ़ती है। ठीक है, उदारवादी जो विचारधारा थी वो केवल व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ती है, पूरे समाज को या राज्य को नहीं। तो इसलिए हीगल ने क्या कर दिया? उदारवादी परंपरा को ठुकरा दिया। ये विचारधारा बहुत प्राचीन है, ऐसा किसने बोला? हीगल ने। 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो हुआ इसमें व्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था। यह विचारधारा परिवार, समाज, संस्कृति, धर्म, इतिहास की उपेक्षा करती है, मतलब इसकी ओर ध्यान नहीं देती। ना वो परिवार की ओर ध्यान देती है, ना समाज की ओर, ना संस्कृति की ओर, जो भी अपनी संस्कृति और धर्म, इतिहास, इन सब की ओर ध्यान नहीं देती। वो केवल व्यक्ति को लेकर चलती है और वही उसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद उनके अनुसार समाज व्यक्तियों का ही योग होता है। ठीक है, समाज क्या होता है? व्यक्तियों का योग होता है, मतलब व्यक्तियों से मिलके ही क्या बनता है? समाज बनता है। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। जबकि हीगल ने उदारवादी विचारधारा से अलग आदर्शवादी विचारधारा को स्थापित किया, मतलब उदारवादी को वो नहीं मानते थे, उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो उदारवादी के अलावा एक विचारधारा को मानते थे, वो थी आदर्शवादी विचारधारा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आदर्शवादी विचारधारा बिल्कुल क्या थी? उदारवादी की उल्टी थी। ठीक है, विपरीत। तो आदर्शवादी विचारधारा समुदाय और राज्य को महत्व देती है, जो कि उदारवादी विचारधारा इसको ठुकरा देती है। ठीक है, समुदाय मतलब कि पूरे ग्रुप को लेकर चलती है और राज्य को भी लेकर चलती है, इसको महत्व इंपॉर्टेंस भी देती है। उनका मानना था कि व्यक्ति से मिलकर समुदाय नहीं बनता, बल्कि समुदाय से मिलकर व्यक्ति बनता है। ठीक है, समुदाय अगर होगा तभी व्यक्ति बनता है, ऐसा मानना था आदर्शवादी विचारधारा में हीगल का। आदर्शवादियों ने राज्य को एक उच्चतम मतलब सबसे बढ़िया नैतिक संस्था माना है और मनुष्य को नैतिक विकास के लिए राज्य के लिए आवश्यक बताया गया। ठीक है, अगर उसे नैतिक विकास करना है, अपना विकास करना है, तो उसको राज्य की जरूरत पड़ेगी। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तथा राज्य में रहकर ही वह अपने उन्नत जीवन की प्राप्ति मतलब एक बढ़िया जीवन वो प्राप्त कर सकता है तथा अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है। अगर वो आदर्शवाद की विचारधारा को अपनाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो अपना सर्वांगीण विकास या जो सही प्रकार का विकास जिसकी उसे ज़रूरत है वो कर सकता है, जो कि वो इसमें नहीं कर सकता, उदारवादी में नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास अपना कर सकता है।
आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है और ना ही दोनों के बीच कोई संघर्ष है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है राज्य और व्यक्ति के बीच में। हेगल ने भी राज्य की महत्वता को स्वीकार किया है। ठीक है, हेगल ने राज्य की महत्वता को क्या किया है, स्वीकार किया है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सकारात्मक मानते हैं कि एक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, और हेगल का मानना है कि ईश्वर पूर्ण नैतिक विचार है, जैसे ईश्वर का आदेश मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ईश्वर का आदेश मानना पड़ेगा वैसे ही राज्य की इच्छा से मानना पड़ेगा। व्यक्ति राज्य के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। व्यक्ति किसके निर्देश के अनुसार, राज्य जो कहेगा उसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा एक व्यक्ति को, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कोई कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर राज्य ने कोई रूल बनाया तो उसका उल्लंघन करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। हेगल रूसो की तरह सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता जो बढ़िया स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इससे पहले वाली जो यूनिट है वो उसमें हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। तो रूसो की तरह जो सकारात्मक स्वतंत्रता उनको मानते कौन है, हेगल। राज्य स्वयं नैतिकता का स्रोत है। राज्य खुद नियम बनाने में सक्षम है। ठीक है, राज्य के नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ये वाली बात भी हमें पता ही है। राज्य के लिए युद्ध आवश्यक है। ये कहता है कि युद्ध की स्थिति में ही राज्य के किसी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ठीक है, हेगल की धारणा ये है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य सर्वशक्तिमान है। ठीक है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह एक राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। वह सर्वशक्तिमान है। वह कभी कोई गलत कार्य कभी कोई गलत नहीं करता और वह लाभ के लिए और ये बड़े बलिदान प्राप्ति का अधिकारी है। ठीक है, उसके अनुसार राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हेगल के अनुसार राज्य स्वयं नैतिकता का निर्धारक है। वो नैतिकता को डिसाइड करता है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि नैतिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और वो प्राप्त कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया राज्य के द्वारा। उस पर नैतिकता का कोई वहन नहीं है। ठीक है, तो ये था आदर्शवाद के बारे में, जो कि उदारवाद का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर आदर्शवाद के बारे में अगर आप एग्जाम में कुछ भी लिखते हो तो सबसे पहले आपको उदारवाद के बारे में लिखना है। ठीक है, उदारवाद को किसने स्वीकार नहीं किया था, हेगल ने। ठीक है, और आपको उदारवाद के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, क्योंकि उदारवाद जो है ना वो व्यक्ति को लेके चलता है और जो आदर्शवाद है वो पूरे समाज राज्य को महत्व देता है, उसको लेकर ही चलता है। ठीक है, और बाकी आपको आदर्शवाद और उदारवाद के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताना है। पहले आप उदारवाद का लिखना, फिर आदर्शवाद के बारे में लिखना। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था आदर्शवाद का, जो विचार था हेगल के मन में। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। बाकी इसके बाद एक नया जो सिद्धांत आएगा, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। जो आदर्शवाद के बाद नया कॉन्सेप्ट आता है अपना द्वंद्वता का सिद्धांत, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद ये यूनिट भी अपनी ये जो चैप्टर है यूनिट 4 का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।